वेलकम गाइस। अभी हम लोग अल्टरनेटिंग करंट यानी कि क्लास 12 फिजिक्स का जो 7वां चैप्टर है अपना उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसका रिलेशन हमारा जो पिछला चैप्टर है ईएमआई यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उससे है। ठीक है, अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंप्लीटली पढ़ा हुआ है तो इस चैप्टर में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और साथ ही साथ एक बात और, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक काम जरूर करना कि हमारा जो बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो है उसमें इंटीग्रेशन, आप यूट्यूब पर सर्च करना कि इंटीग्रेशन बाय एम एनवर्ड लिख करके आपको हमारा एक वीडियो आएगा सामने। ठीक है, उसमें बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक जो कि जेई नीट वगैरह सब जेई वगैरह के लेवल तक का जो इंटीग्रेशन है सारा को आपको करना पड़ेगा, तब जा करके आप कोई इस चैप्टर में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि भारी से भारी इंटीग्रेशन का यूज़ होने वाला है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आप इंटीग्रेशन बाय एम एनवर्ड सर्च कर लो। ठीक है, उसके बाद क्या करो आप कि उसका वीडियो को पहले देखो, ये वाला वीडियो आपको आप मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है इस चैप्टर को अच्छे तरीके से स्टार्ट करना, तब आपका क्लियर हो जाएगा। और एक बात और क्या कहते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ये आज का जो इंट्रोडक्शन क्लास है अल्टरनेटिंग करंट का, तो आज के दिन ही हम लोग जो है ईएमआई चैप्टर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो सबसे आखिरी टॉपिक था एसी जनरेटर, उस एसी जनरेटर को आज के ही क्लास में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट जो चैप्टर है इसमें हम लोग करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में, यानी कि ईएमआई का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो सबसे आखिरी टॉपिक है एसी जनरेटर, उसको मैं अल्टरनेटिंग करंट के फर्स्ट क्लास में ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेटजी है, अलग अलग लोगों की अलग अलग स्ट्रेटजी हो सकती है। ठीक है, चलो देखो बात करते हैं। आप देखो अल्टरनेटिंग करंट ना, ये जो करंट है ये डायरेक्ट करंट से थोड़ा अलग होता है। बैटरी वाला करंट होता है ना, बैटरी है, ठीक है, वायर लेकर के गए, यहाँ पे बल्ब लगा दिए, बल्ब जल रहा है ना। अच्छा, ये होता है, एक होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट मतलब एक ही दिशा में डायरेक्टेड है वो वाला करंट, और उसको छूने पर करंट भी नहीं लगता है ना। बैटरी वाला करंट के बारे में हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में। ये हमारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी था उसमें हम लोग बैटरी वाले करंट के बारे में बात कर रहे थे, और आज के चैप्टर में हम लोग बात करेंगे वो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, जो कि हमारे घरों में होता है ना। 220 वोल्ट का वोल्टेज वगैरह आता है, ये सारा चीज़ वही उसी पर बात करने वाले हैं। तो ये झटका वाला करंट हो गया। ठीक है, झटका लगेगा इसमें। जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसका बेस्ट पीडीएफ नोट्स आपका हमारे वेबसाइट www.physicsbyamanward.com पर मिल जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर लिखाएंगे भी, पेन पेपर लेकर के तैयार रहो, पढ़ाते भी जाएंगे लिखाते भी जाएंगे, देखा जाएगा। तो अल्टरनेटिंग करंट में होता क्या है, थोड़ा थोड़ा एक रिव्यू दे देते हैं, फिर आराम से इसको लिखेंगे। ये जैसे ये अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स का सिंबल हो गया। जैसे कि डायरेक्ट करंट के लिए ये सिंबल यूज़ करते थे कि अच्छा ये बैटरी है, और फिर इस बैटरी से ही क्या करते थे, एक बॉल को जोड़ देते थे तो ये बल्ब ग्लो करता था। लेकिन ये जो सिंबल है ना, ये है अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स का। ऐसा कहीं सिंबल बना हुआ है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट यहाँ से दिया जा रहा है। ठीक है, फिर इसमें अगर बॉल को अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा, बल्ब भी ग्लो करेगा। बात ठीक है, ठीक है। लेकिन आखिर इस वाले करंट और इस वाले करंट में फ़र्क क्या था, तो इसमें जो था ना, इसमें क्या होता था कि क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट में एक ही दिशा में करंट बस ऐसे करके घूमता रहता था एक ही दिशा में। लेकिन इस अल्टरनेटिंग करंट में क्या हिसाब किताब होता है ना, कि करंट कभी ऐसे जाएगा, ठीक, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यानी कि करंट जो है ना बार बार ऑसिलेट करता रहता है। और ऐसे से थोड़ा सा आपको याद आ रहा होगा कि पिछला जो चैप्टर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें मैंने हम लोगों ने एक फेराडे का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। फेराडे और हेनरी का एक्सपेरिमेंट था ना, उसमें था ना भाई कि क्या कहते हैं, यहाँ पर नॉर्थ पोल को सामने लाते थे तो फ्लक्स यहाँ से बढ़ रहा होता था, तो करंट ऐसे कहते हैं, तो नॉर्थ पोल को सामने ला रहे थे तो करंट मेरा ऐसे करके जनरेट हुआ, एक बार ऐसे करके जनरेट हुआ, और फिर जब इसको दूर लेकर के जा रहे थे तो करंट फिर मेरा ऐसे करके जनरेट हुआ। यानी कि पास दूर कर रहे हैं तो करंट ऐसे 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 ऐसे, वो अल्टरनेटिंग करंट ही तो था ना। तो अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट है जिसमें कि करंट जो है बार बार क्या करते रहता है, इस तरीके से ऑसिलेट करता है, पीरियोडिकली क्या करता है, ऑसिलेट करता है, कभी इधर से कभी इधर से, कभी इधर से कभी इधर से, कभी इधर से कभी इधर से ना। और एक बात, इसमें जो करंट का जो मैग्नीट्यूड है ना वो भी बदलता है। जैसे 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1 0, फिर 1 2 3, या मैग्नीट्यूड भी चेंज करता रहेगा, और जो उसका डायरेक्शन है वो भी करंट का चेंज करते रहता है अल्टरनेटिंग करंट में।
ठीक है। और एक बात, अल्टरनेटिंग करंट को अगर हमको जनरेट करना है तो उसके लिए हम लोगों को एसी जनरेटर का जरूरत पड़ने वाला है। जैसा कि शादी ब्याह में आप देखते होंगे जनरेटर जो बट करते रहता है ना, वही अल्टरनेटिंग करंट को हमको जनरेट करने के लिए क्या एसी जनरेटर की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि अगर आपके घर में भी जो बिजली आ रहा है उसको भी वो भी बिजली आ रहा है किसी न किसी जनरेटर या क्या कहते हैं डायनेमो वगैरह से, वहीं से ही बिजली आ रही है, ठीक है। तो एसी जनरेटर को प्रोड्यूस किया जा सकता है क्या चीज़ से? एसी जनरेटर से। और वो एसी जनरेटर हमारा वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर, ठीक है। जो भी चीज़ हम बात किए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में इसका हल्का सा उसको लिख लेते हैं पहले फटाफट से, फिर उसके बाद उसको समझते हैं, फिर एसी जनरेटर स्टार्ट करते हैं। अब देखा जाए क्या चीज़, जो भी चीज़ पढ़े हैं हम लोग अभी उसको ज़रा सा लिख दिए हैं, समझा देते हैं क्या चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। और नोट्स भी आपको हमारे वेबसाइट www.physicsbymono.com पर भी मिल जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट से भी काम चला सकते हो, ठीक है। इन केस ऑफ AC, voltage and current changes periodically with respect to time and these are variables in the circuit। मतलब वोल्टेज और करंट वो सब periodically चेंज करता रहता है, थोड़ी देर के लिए इधर तो थोड़ी ही देर के लिए इधर, इधर इधर, periodically क्या करते रहता है? चेंज करते रहता है, ठीक है। और ये सब हमारा वेरिएबल्स होता है क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा बार बार समय के अनुसार बदलता रहता है। कभी 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0 करंट का मान इस तरीके से बदलता रहता है। ये सब चीज़ हम लोग आगे देखेंगे अभी, ठीक है, एसी जनरेटर वाले आज की ही क्लास में, ठीक है। तो वो बदलता रहता है, ठीक है। इस टाइप का जो दिस टाइप ऑफ करंट एंड वोल्टेज कैन बी जनरेटेड बाय क्या? एसी जनरेटर। इस तरह का करंट हमारा एसी जनरेटर से प्रोड्यूस किया जा सकता है जो कि विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये एसी जनरेटर से हम लोग प्रोड्यूस तो करेंगे इस तरह का करंट और वोल्टेज, और ये हमारा काम करता है किस चीज़ पे भाई? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है, सिद्धांत पे काम करता है। इन केस ऑफ एसी पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल कैन नॉट बी डिफाइंड। मतलब देखो आप एक बात देखो कि बैटरी डीसी के केस में क्या था? पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल पता था, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ना, ये बैटरी जो होता था उसका ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल, इसमें पता था, डिफाइन था। लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट है ना, इसके कंडीशन में आप नहीं डिफाइन कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो ठीक है भाई, इधर से करंट निकलता है, पॉजिटिव से ऐसे जा करके फिर नेगेटिव में ऐसे करके करंट इंटर करता है। तो इसमें तो क्या बोलोगे आप? एक बार इधर से करंट जैसे निकला तो आप बोल दिए चलो ये है पॉजिटिव ये है नेगेटिव, फिर उसके बाद अगला ही पल क्या होता है? फिर इधर से करंट चलने लगता है। तो जब इधर से करंट चलेगा तब तो फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो जब इधर से करंट गया तो इधर पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर इधर से करंट घूमा तो ये पॉजिटिव, तो बार बार पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इसका चेंज करते रहता है। तो इसलिए आप डिफाइन नहीं कर सकते कि किस इंस्टेंट पे कब कहाँ ये ही पॉजिटिव टर्मिनल होगा इधर वाला ही, या इधर वाला ही पॉजिटिव टर्मिनल होगा। इसको बता पाना संभव नहीं होता है क्योंकि बार बार बदलते रहता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव उसका, ठीक। अच्छा, इसीलिए देखते होगे आप कि तार को कभी ऐसे करके भी जोड़ दो या ऐसे भी जोड़ दो तो काम करता ही है। अच्छा, तो चलो देखो, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को बता पाना यहाँ पर मुश्किल है, वो नहीं बताया जा सकता है, नामुमकिन है उसको बता पाना। अच्छा, तो हाँ, एक इंस्टेंट पर बता सकते हो कि हाँ अभी यहाँ है, फिर अब यहाँ आ गया, अब यहाँ हो गया, अब यहाँ हो गया, ये चल सकता है। लेकिन ऐसे नहीं बता सकते कि हाँ भाई यही पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल, बता पाना संभव नहीं है। एसी करंट और वोल्टेज को अगर नापना हो ना तो उसके लिए हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा डिवाइस जो कि मतलब कि इतना करंट पास करे तो इतना हीट हो जाए, मतलब हीट हो गया, अच्छा ठीक है, हीट होने के बाद वो करंट पास करने से हीट प्रोड्यूस होता है ना, हम लोग हीट का फार्मूला पढ़े हुए हैं I²RT ना, और एक चीज़ हीट का फार्मूला पढ़े हुए हैं V²/R इंटू क्या T। तो यहाँ पे करंट के पास करने से क्या हीट डेवलप होता है, वोल्टेज के वजह से क्या होता है, हीट डेवलप होता है ना। तो इस हीट से ही पता चल जाता है हम लोगों को किसके बारे में, करंट के बारे में, ठीक है। तो ऐसा डिवाइस जो कि करंट के हीटिंग इफेक्ट पर काम करता हो, करंट के किस इफेक्ट पे, हीटिंग इफेक्ट पे, कि करंट पास करेगा तो हीट होगा और कितना हीट हुआ उसके हिसाब से बता देगा, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल में आपको जानने का मन है कि हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट के बारे में एकदम गहराई से कैसा होता है, क्या होता है, उसका मैकेनिज्म समझना है, तो वो हमारे सिलेबस का चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप समझना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट बाय एम अनवर लिख करके, ठीक है, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो चलो, तो बात करते हैं आगे।
AC कैन बी कन्वर्टेड इनटू DC बाय यूजिंग रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के बारे में हम लोगों को सेमीकंडक्टर नाम का जो चैप्टर है सेकेंड वॉल्यूम में, उसमें हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है रेक्टिफायर के बारे में। AC करंट को यानी अल्टरनेटिंग करंट जो है, झटका वाला करंट को बिना झटका वाला करंट में यानी कि DC में बदला जा सकता है, जैसे कि मोबाइल चार्जर में होता है। नहीं कि मोबाइल चार्जर में डाले तो AC करंट आया और फिर वो वहाँ से DC में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो मोबाइल में हम लोग डाल देते हैं, होता है ना। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, DC को क्या चीज़ में बदला जा सकता है, AC में। DC को AC में बदलना हो तो किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, इन्वर्टर का। इन्वर्टर, वो जो घर में जो इन्वर्टर लगा रहता है ना, उसमें इन्वर्टर और रेक्टिफायर दोनों है भाई। इन्वर्टर भी एक छोटा सा टॉपिक है, हम लोग को सेमीकंडक्टर में ही पढ़ना है। क्या चीज़ होता है, इसका काम क्या है कि बैटरी वाला करंट को अल्टरनेटिंग करंट में यानी कि DC करंट को क्या चीज़ में, AC करंट में बदलने का काम करता है। लेकिन हमारे घर का जो इन्वर्टर है ना, जो हम लोग बोलते हैं कि इन्वर्टर है, इन्वर्टर, अच्छा उसमें होता क्या है ना एक्चुअली में, देखो कि सबसे पहले तो एक प्लग लगा रहता है लाइन में, जिससे कि वहाँ से करंट जब आता है, अल्टरनेटिंग करंट आया, ठीक है, उसको सामना करना पड़ा, उसको सामने में मिलता है एक रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर क्या करता है, AC करंट को DC में बदलता है और जिससे फिर DC करंट जा करके बैटरी को चार्ज करता है। फिर अब बैटरी चार्ज हो गया, अब बैटरी DC करंट को क्या करेगा, भेजेगा। तो जैसे बैटरी DC करंट को भेजेगा तो यहाँ सामने में इन्वर्टर लगा रहता है छोटा सा, वो इन्वर्टर क्या करेगा, DC करंट को फिर AC करंट में भेज देगा और घर में सप्लाई कर देगा। यानी कि ये जो इन्वर्टर का वो जो बॉक्स है ना आपके घर में, इन्वर्टर जिसको बोलते हैं, वो इन्वर्टर एक्चुअली में उसका नाम होना चाहिए रेक्टिफायर इन्वर्टर, यानी कि रेक्टिफायर भी है उसके अंदर और इन्वर्टर भी है। रेक्टिफायर AC को DC में बदल के बैटरी चार्ज कर दिया, फिर इन्वर्टर एक छोटा सा रहता है, वो DC यानी कि बैटरी वाले करंट को DC करंट को क्या करता है, फिर AC करंट में बदल करके घर में सप्लाई दे देता है। तो खैर ये सब चीज़ के बारे में डिटेल में हम लोग को स्टडी सेमीकंडक्टर में पढ़ना है। अब हम लोग जो है इसके बाद इसका फटाफट से पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, लिए स्क्रीनशॉट, चलो आगे बात करते हैं। अब हम लोग जो है बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, AC जनरेटर के बारे में, ठीक है। तो हम पहले उसको पढ़ाते हैं और उसका नोट्स आप हमारे वेबसाइट से भी ले सकते हो। चलो देखो मिटा रहे, आगे AC जनरेटर पर बात करते हैं। हाँ देखा जाए जरा, AC जनरेटर पर बात करते हैं, ठीक है। NCERT में जो AC का जनरेटर का जो फोटो दिया हुआ है EMI के आखिरी टॉपिक में, तो वो भी फ़ोटो आप बना सकते हो, बस वही है समझ लो आप, ठीक है। देखो ज़रा सा, थोड़ा बहुत अलग अलग होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्या है इधर का मैकेनिज्म, हमको यहाँ का मैकेनिज्म पे मेन फोकस करना है, ठीक है। एक मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, नॉर्थ साउथ, ये मैग्नेट है बड़ा सा, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, और ये एक एरिया वेक्टर है, एरिया है, एक क्वाइल है, सॉरी क्वाइल को यहाँ पे वायर लेकर के आया गया है, और एक इस कार्बन ब्रश और इसको दोनों को कार्बन ब्रश बोला जाता है। तो यहाँ पर ला करके, अच्छा ठीक है, इसको इससे अटैच कर दिया गया है और यहाँ से अंदर से होकर के तार आया हुआ है और इस वाले से कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, इस वाले से कनेक्टेड होने से क्या होगा ना कि जब भी ये कॉइल घूमना होगा ना तो घूमेगा, ठीक है, कॉइल घूम जाएगा और ये गोल घूमेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमेशा इसमें ये वाला टर्मिनल टच रहेगा इससे, और ये वाला जो है इससे टच रहेगा हमेशा, और बाद में यहाँ से फिर हम लोग AC का आउटपुट ले सकते हैं। बढ़िया से समझोगे आप। अच्छा देखो ज़रा सा ठंडे दिमाग से, यहाँ पर हमको मेन फोकस करना है, ठीक है। सारा का सारा फोकस यहाँ पर होना चाहिए। क्या चीज़ हो रहा है यहाँ पे, आप देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, कॉइल है, मान लिया जाए इस तरीके से अगर रखा हुआ, तो एरिया वेक्टर तो उधर हो गया ना, सरफेस पे परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर भी उधर और मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही है, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। यानी कि एक बात बोले तो एट t बराबर 0 लिख सकते हैं कि एंगल बिटवीन किसके किसके बीच का भाई, बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये मेरा एरिया वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही दिशा में है, मैग्नेटिक फील्ड भी उधर है और एरिया वेक्टर भी। एट t बराबर 0 एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0 डिग्री। कितना है भाई, 0 डिग्री है, ठीक है। अच्छा ठीक, शुरू में पैरेलल है दोनों। अच्छा आगे बात करते हैं। बट आफ्टर टाइम t लिखा जा सकता है कि t टाइम के बाद जो है एंगल जो हो गया मेरा, वो हो गया मान लिया जाए कितना, जैसे t टाइम होगा, जैसे शुरू में तो दोनों एक ही दिशा में है, उसके बाद कोई t टाइम होगा, थोड़ा सा समय बीतेगा तो ऐसे घूम जाएगा कॉइल। तो मैग्नेटिक फील्ड तो उधर है ही हमेशा, बस ये कॉइल क्या होगा, थोड़ा सा ऐसे करके घूम गया, तो घूम गया तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ
ये कुछ ना कुछ एंगल बना लेगा। अब पहले तो एक ही डायरेक्शन में था एरिया मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। अब जैसे ये कुछ टी टाइम के बाद ये एंगल इस तरीके से घूम जाएगा नहीं, तो कुछ ना कुछ एंगल बना लेगा। क्या बना लेगा? तो आफ्टर टाइम टी एंगल हो गया, एंगल बराबर कितना हो गया? थीटा। और ये थीटा जो है ना, थीटा को आप क्या बोलोगे? तो देखो ज़रा सा, यहाँ पे ओमेगा जो है ये है मेरा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्वाइल। क्वाइल का एंगुलर वेलोसिटी कहने का अर्थ क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। देखो क्लास 11th में एंगुलर वेलोसिटी का जिक्र है, लेकिन 12th में उधर जल्दी मिला नहीं होगा पहले कभी, तो हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो आप लोगों को, तो बता देते हैं। इसमें थोड़ा सा देखा जाए ज़रा सा, तो देखा जाए जैसे क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, जैसे कि कोई क्वाइल एंगल ऐसे चेंज कर रहा है, ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितना डिग्री एंगल घूमता है उसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। 1 सेकेंड में, प्रति सेकेंड जितना डिग्री एंगल घूमता है क्वाइल, वही कहलाता है क्या? एंगुलर वेलोसिटी उस क्वाइल का। कोई भी चीज़, ये भी है, पर सेकेंड जितना डिग्री घूमेगा उसका एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा। यानी 1 सेकेंड में 10 डिग्री, तो 2 सेकेंड में 20, 30 तक, 3 सेकेंड में 30, 4 सेकेंड में 40 डिग्री घूम जाएगा ना। तो प्रति सेकेंड जितना डिग्री घूमता है वही कहलाता है क्या? उसका एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो अब ये जो क्वाइल है, क्वाइल रोटेट करेगा, क्वाइल रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चेंज करेगा, तो फ्लक्स चेंज करेगा और वहाँ से ईएमएफ जनरेट हो जाएगा ना, या करंट प्रोड्यूस होगा, ये सब सारा चीज़। अच्छा, उसके बाद इसी का ईएमएफ यहाँ पर दोनों एंड के अक्रॉस जनरेट हो जाएगा, दोनों क्वाइल के दोनों एंड के अक्रॉस। तो बात करेंगे आराम से स्थिर तरीके से, कितना ईएमएफ वगैरह जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा, सारा चीज़ समझेंगे हम लोग, ठीक। लेकिन स्थिरता से आप लोग इसको समझो, इसकी बारीकी को। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा, यानी कि हर 1 सेकंड में कितना डिग्री एंगल घूमता है? ओमेगा। 1 सेकंड में 1 ओमेगा, 1 सेकंड में जितना डिग्री एंगल घूमेगा उसको ओमेगा कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। 2 सेकंड में 2 ओमेगा, 3 सेकंड में 3 ओमेगा, 4 सेकंड में 4 ओमेगा, और टी टाइम में कितना? टी ओमेगा। टी टाइम में कितना एंगल घूम जाएगा? टी ओमेगा। तो यानी कि आफ्टर टाइम टी जो एंगल होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? टी ओमेगा। और हमको अच्छा लगता है क्या? ओमेगा टी लिखने में। टी गुना ओमेगा लिखे या ओमेगा गुना टी लिखे, एक ही बात है, ठीक है। तो 1 सेकंड में जितना एंगल घूमता है उसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं और ओमेगा से सूचित करते हैं। तो 1 सेकंड में 1 ओमेगा, 2 सेकंड में 2 ओमेगा, 3 सेकंड में 3 ओमेगा, टी सेकंड में टी ओमेगा, ठीक है। अच्छा, तो टी टाइम के बाद जो एंगल हो वो मेरा कितना हो जाएगा? ओमेगा टी। अच्छा, टी टाइम के बाद एंगल मेरा कितना हो जाना है? ओमेगा टी। किसके किसके बीच का एंगल भाई? तो बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इसको लिख लेना आप, ये एरिया वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो आप, तो ठीक है, कॉइल घूमेगा ऐसे करके टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एंगल भी मेरा बढ़ता जाएगा, टाइम बदलने से एंगल भी क्या होगा? बदलता जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, ईएमएफ कैसे जनरेट होगा? देखो, तो फॉर वन क्वाइल, एक क्वाइल के लिए अगर हम लोग इक्वेशन लिखे तो ईएमएफ बराबर होता है माइनस d∅b बाय क्या? dt। ये एक क्वाइल के लिए है ना, अगर एक क्वाइल रहता है यहाँ पे तब तो क्या कहते हैं, माइनस तो ठीक है, डी ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई? BA कॉस थीटा। आपको पता ही है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, ईएमएफ जो जनरेट होगा एक कॉइल में, वो हमको अगर निकालना है तो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस d∅b/dt। यहाँ पर एंगल चेंज कर रहा है ना भाई, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चेंज कर रहा है ना, तो जब एंगल चेंज कर रहा है, थीटा चेंज कर रहा है, तो ये टर्म तो मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स है ना। हम लोग जानते हैं, चूँकि एक बात जानते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर फार्मूला होता है क्या? BA कॉस थीटा। होता है कि नहीं? मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर फार्मूला होता है क्या? BA कॉस थीटा। और अगर एंगल चेंज कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। और फैराडे लॉ के अनुसार ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस d∅b बाय क्या? dt। तो φb यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला तो BA कॉस थीटा, ये क्या है? dt है। ये क्या है? dt। अच्छा, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो इधर कहीं टाइम होना चाहिए। तो देखो आप, तो एक कॉइल के लिए बात किए तो ये माइनस
क्या बोलते हैं, एक काम करते हैं, डी बी ए कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओमेगा टी। अब बाय क्या है यहाँ, टी टी। थीटा बराबर क्या है, ओमेगा टी। अच्छा ठीक है, अब इसमें देखो तो आप ईएमएफ जो कि एक कॉइल के लिए बात करें अगर, तो माइनस डी। अच्छा एक काम करो, देखो इसमें दोनों कांस्टेंट टर्म है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म कांस्टेंट है और एरिया का मतलब ये कॉइल का एरिया तो अपना फिक्स्ड है कुछ, तो हम लोग इस कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल सकते हैं। तो डी कॉस ओमेगा टी अब बाय क्या, डी टी। आप लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का वीडियो देख लेना, डिफरेंशिएशन बाय एमनवर्ड और इंटीग्रेशन बाय एमनवर्ड, और दोनों का एडवांस लेवल तक का देखना होगा आपको, ठीक है। मैथ वाले को तो दिक्कत ना हो लेकिन बैग वाले को तो ज़्यादा दिक्कत है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा सावधानी बरतें। ये एक कॉइल अगर है तब कितना ईएमएफ जनरेट होगा ये हम लोग निकाल रहे हैं। फिर अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो गया तो n गुना हो जाएगा ना। अच्छा तो माइनस बी ए इंटू कॉस इतना का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है माइनस कॉस इतना का माइनस साइन ओमेगा टी। और उसके बाद एंगल में देखो टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम के साथ साथ ओमेगा है। अच्छा ठीक है, तो क्या करना पड़ता है, ये जो एंगल में है सिर्फ यहाँ पे टी नहीं ना है भाई, ओमेगा टी है, तो गुना में फिर क्या करना पड़ता है, ये एंगल में है, गुना में क्या करना पड़ता है, इस एंगल का डिफ्रेंसिएशन। या यूँ कहें कि अगर यहाँ पे शॉर्टकट मारे तो टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो टी के साथ जो है कांस्टेंट टर्म वो आ जाता है। या यूँ कहें कि इस एंगल में जो है ना उसका डिफ्रेंसिएशन से गुना करना पड़ता है, तो ओमेगा टी का अगर डिफ्रेंसिएशन करते आप तो ये ओमेगा तो आपको बाहर निकल जाता है ना, डिफ्रेंसिएशन ऐसे, तो ओमेगा कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म बाहर निकल जाता, तो डी टी अब आई क्या है, यहाँ डी टी हो जाता, तो ये तो कट के 1 ही हो जाता, तो ओमेगा होता है ना, ओमेगा होता है। तो 5t का 5, 6t का 6। डिफ्रेंसिएशन का वीडियो आपको देखना पड़ेगा बाबू, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। डिफ्रेंसिएशन बाय एमनवर्ड, इंटीग्रेशन बाय एमनवर्ड करके पूरा एडवांस लेवल तक आपको देखना पड़ेगा। और ये उसके बाद इसके साथ में जो रहता है उससे गुणा कर देते हैं, ठीक। अब इसको देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए बी ए साइन ओमेगा टी, और ये ओमेगा को यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे शुरू में गुना कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या किए, गुना कर दिए, बी ए ओमेगा, ठीक है। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया शुरू में ही, ये इसके एंगल के साथ नहीं, ये टोटल टर्म के साथ गुना में है, ठीक। तो यहाँ पे एक टर्न है अगर, तो ईएमएफ कितना जनरेट हुआ, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये एंगल में। अच्छा फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर n नंबर ऑफ टर्न है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न जो इसमें है वो कितना है, n है अगर, तब जो क्या कहते हैं हमारा ईएमएफ आएगा वो नेट ईएमएफ, उसको ये एक टर्न के लिए 1 थे दिए थे, ये इसका मतलब हो गया नेट ईएमएफ। तो नेट ईएमएफ क्या होगा, n टर्न है तो n गुना हो जाएगा ना, n इंटू इतना बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ईएमएफ जो आया मेरा जनरेट हुआ वो उसका फॉर्मूला आ गया ये, ठीक है। अच्छा ईएमएफ जो है वो होता है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ईएमएफ मेरा देख रहे हो टाइम का फंक्शन है कि नहीं। अगर टाइम बदलता है तो टाइम के बदलने से ईएमएफ भी बदलेगा ना, टाइम जैसे जैसे बदलता जाएगा ईएमएफ बदलता जाएगा, अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर आपसे ये पूछे कि भैया ईएमएफ का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना आएगा, तो आप देखो तो मैक्सिमम वैल्यू किस बात पे डिपेंड करेगा, एन तो चूंकि नंबर ऑफ टर्न है, वो तो एक बार जनरेटर बना दिए तो बन गया। मैग्नेटिक फील्ड बी, एक बार मैग्नेट फिक्स कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मान है वो अपना फिक्स है। एरिया यानी लूप का जो एरिया है वो अपना फिक्स है, ठीक है। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी से अपना कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता था उतना से हम अपना घुमाते हैं, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे। तो ये सारा चीज़ अपना अपने आप में कांस्टेंट है। सिर्फ इसकी बात करें अगर तो टाइम बदलेगा तो ये वाला टर्म मेरा बदलेगा। और साइन ये आखिर ओमेगा टी है क्या एक्चुअल में, ओमेगा टी तो एक्चुअल में क्या है, थीटा ही है ना। तो ये जो साइन थीटा है ना, इस साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा जब, तब ईएमएफ भी मैक्सिमम होगा। और साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है किसी को पता है, मैक्सिमम वैल्यू इसका होता है 1। साइन थीटा का अधिक से अधिक वैल्यू आपने पढ़ा होगा 1, और वो भी 90 डिग्री एंगल पर, ठीक है। तो जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, तो जब मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा देन क्या बोलते हैं ईएमएफ जो कि मैक्सिमम है, मैक्सिमम ईएमएफ उस वक्त मौजूद होगा एन बी ए ओमेगा, और इसका वैल्यू क्या हो गया
1, तो मैक्सिमम जो ईएमएफ है वो कितना होता है, एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा। और मैक्सिमम जो ईएमएफ है ना उसको ना लोग ई नॉट से डिनोट करते हैं। क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, ई नॉट से, ठीक है। तो एन बी ए ओमेगा, ये ई नॉट से मतलब हो गया क्या, मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम ईएमएफ कब होगा, जब साइन का वैल्यू मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम वैल्यू होता कितना है भाई, तो 1 होता है। यानी कि जब ओमेगा टी का मान, यानी कि थीटा का जो मान है, ये जो ओमेगा टी है या यू बोलो कि थीटा, ये मेरा टोटल कितना डिग्री होना चाहिए, दोनों को मिला के 90 डिग्री होना चाहिए, तभी मैक्सिमम वैल्यू आएगा ईएमएफ का। अच्छा ठीक है, तो हम लोग चाहें तो इस इक्वेशन को ज़रा सा मॉडिफाई करें अगर, तो इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। ई बराबर चूँकि क्या बोलते हैं, हमारा फार्मूला क्या है, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसमें आप देखो तो एन बी ए ओमेगा, ये तो मैक्सिमम ईएमएफ है या मैक्सिमम वोल्टेज, तो इसको हम लोग और ई नॉट से सूचित कर रहे हैं, तो इसको इसलिए लिख सकते हैं क्या, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ईएमएफ का जो इक्वेशन आया टाइम के रिस्पेक्ट में ना, टाइम के फंक्शन में, तो जो इक्वेशन आया वो क्या है मेरा, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये ओमेगा टी मेरा एंगल में है। बार बार हम जब भी साइन के साथ ये ब्रैकेट डालना छोड़ दे, अगर भूल जाए कभी तो ध्यान में रखना आप। चलो ठीक है, तो ये ऐसा करके ईएमएफ का इक्वेशन हमने बनाया, ठीक। नाउ इसको नाम क्या दिया जाता है वो भी आप देख लो, इसका नाम क्या क्या है। तो ये ईएमएफ का इतना सारा नाम होता है। ये जो ई नॉड है ना, ई नॉड मैक्सिमम ईएमएफ, उसको ये हाँ मैक्सिमम ईएमएफ भी बोलते हैं और मैक्सिमम वोल्टेज भी बोलते हैं, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ या पीक वोल्टेज, इतने सारे नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, इसी के बाद क्या बोलते हैं, हम लोग एक बात और कर सकते हैं। सिमिलरली अगर क्या बोलते हैं, एक चीज़ और देखें, चूँकि आई इज इक्वल टू ई एम एफ बटे रेसिस्टेंस होता है, या आई इज इक्वल टू वोल्टेज बटे रेसिस्टेंस, देयरफॉर हम लोग अगर चाहें तो यहाँ पे इसको ये लिख सकते हैं, ई की जगह पे ई नॉड साइन ओमेगा टी अब बटे क्या, रेसिस्टेंस। तो वोल्टेज बटे रेसिस्टेंस, मैक्सिमम वोल्टेज बटे रेसिस्टेंस, हमारा मैक्सिमम करंट आ जाएगा। आई बराबर आई नॉड साइन ओमेगा टी, ये भी इक्वेशन होता है, ठीक है। चाहे तो ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, उसी तरह से आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये मेरा क्या होगा, मैक्सिमम करंट, या फिर तो इस आई नोड को जो है मैक्सिमम करंट या पीक करंट के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ईएमएफ का एक इक्वेशन बनाएं कि जो ईएमएफ किसी भी टाइम पर टी टाइम पर जो ईएमएफ होगा वो ई बराबर ई नोड साइन ओमेगा टी, और जो करंट होगा वो आई बराबर क्या, आई नोड साइन ओमेगा टी होगा, ठीक है। तो इसमें अभी भी और बहुत कुछ बचा हुआ है। हम लोग अभी क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड वगैरह के बारे में, फ्रीक्वेंसी सब के बारे में भी जानेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, ईएमएफ का टाइम के साथ और करंट का भी टाइम के साथ एक ग्राफ वगैरह भी खींचेंगे, और फेज डिफरेंस, फेज कांस्टेंट, वो सब सारा चीज़ भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। फिर इस इक्वेशन को ही हम लोग आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और भी जानकारी हमको इसके बारे में भी लेना बच गया है, ठीक है। लिए स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है, मिटा रहे हैं, आगे बात करते हैं। तो अब हम लोग जो है क्या, ईएमएफ और करंट का इक्वेशन तो बना लिए हैं, अब हम लोग को ग्राफ खींचना है, ईएमएफ का टाइम के साथ, करंट का भी टाइम के साथ। लेकिन ग्राफ खींचने से पहले ना थोड़ा सा बेसिक जानकारी का हमको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। पहला एक चीज़ क्या, तो आप लोग को थोड़ा बहुत तो मालूम ही है, टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड का और फ्रीक्वेंसी का हल्का सा चर्चा यहाँ पे करेंगे फिर से, ठीक है। जैसा कि हम लोग चौथे चैप्टर में भी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में भी कर चुके थे, जब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंका जाता था तो वो सर्कुलर मोशन करता था, याद है, वहाँ पे था ना 2πm/qb, इस तरीके से टाइम पीरियड वगैरह सारा चीज़ निकाल लेते। खैर, टाइम पीरियड का क्या होता है, टाइम पीरियड का मतलब हो गया कि टाइम टेकन इन वन रोटेशन, एक चक्कर लगाने में, एक रोटेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वही। तो जैसे कॉइल है, कॉइल घूम करके वापस यहाँ तक आया ना, यहाँ तक, तो एक चक्कर जो लगाया कॉइल, उसको एक चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा उसको क्या कहेंगे, टाइम पीरियड, टाइम टेकन इन वन रोटेशन। तो टाइम पीरियड जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, टाइम कैसे निकालोगे आप,
ठीक है, भूल गए होगे बहुत तरीके से, हम जानते हैं 2π/ω होता है, लेकिन अगर आपको पता है तब तो थोड़ा सा स्किप कर लो, नहीं तो हम अच्छे से समझा के निकाल देते हैं। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो होता है 2π/ω। ठीक है, चौथा चैप्टर में भी पढ़ा होगा आपने। जैसे टाइम पीरियड जैसे क्या है कि टाइम बराबर क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस ना एंगुलर डिस्टेंस लेंगे, एंगुलर डिस्टेंस बाय क्या, एंगुलर स्पीड, यानी कि डिस्टेंस बाय स्पीड जो है ना, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस और स्पीड दोनों कैसा हो रहा है, एंगुलर, क्योंकि एंगुलर ही ना डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, ऐसे ही ना एंगल में ही ना कॉइल घूम रहा है। तो कॉइल के लिए टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो कितना एंगल घूमेगा, एक चक्कर लगाएगा तो कितना एंगल घूमेगा, ये 360 डिग्री, यही ना। अच्छा ठीक है, बट ये एंगुलर स्पीड की बात करें तो एंगुलर स्पीड हम लोग बात कर लिए थे, या एंगुलर स्पीड बोलो या एंगुलर वेलोसिटी बोलो चलेगा। ठीक है, वो क्या था, ओमेगा, याद है। 1 सेकेंड में कितना, 1 ओमेगा, 2 सेकेंड में 2 ओमेगा, टी टाइम में कितना, टी ओमेगा होता था ना। तो डिस्टेंस अब क्या, स्पीड मेरा कितना हो गया, ओमेगा। और ये 360 को आप 2π बोल सकते हो, रेडियन में लिखना चाहिए, 2π क्या यहाँ से ओमेगा। टाइम पीरियड बराबर आया 2π/ω। जैसे कि अगर ओमेगा का मान होता 90 डिग्री पर सेकेंड, यानी हर एक सेकेंड में 90 डिग्री घूम रहा है, तो 4 सेकेंड में एक चक्कर लगा लेता। कैसे, तो 360, हाँ 360 बटे क्या 90 करते ना आप, तो 360 बटे 90 करते तो 4 सेकेंड आता ना। उसी तरीके से 360 बटे 90 यानी कि ओमेगा। तो ये ठीक है। उसके बाद एंड फ्रीक्वेंसी की बात करें अगर, तो फ्रीक्वेंसी भी आपको पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी हो गया नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड। ये सब आपने पिछले चैप्टर में तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी बराबर फार्मूला होता है 1 टाइम पीरियड, चौथा चैप्टर में पढ़ाए हुए हैं हम, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर 1 टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की जगह पे 2π क्या ओमेगा। तो फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला आया क्या 2π सॉरी ये आ गया क्या ऐसे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और 1 टाइम पीरियड की जगह पे क्या है 2π/ω। तो ओमेगा नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी बराबर ओमेगा क्या 2π, यहाँ से आएगा, ठीक है। एक चीज़ और देखो, तो टाइम पीरियड का ये जो फार्मूला है ना 2π/ω, इसका भी यूज़ करेंगे ग्राफ खींचने में। देखो ना आराम से बहुत अच्छे तरीके से कैसे यूज़ करेंगे। और एक चीज़, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है ω/2π। यहाँ से एक बात आप नोट कर लो, एनसीईआरटी का बहुत सारा सवाल जब आप बनाओगे ना अल्टरनेटिंग करंट में, तो एग्जाम्पल वगैरह सब में आपको एक फार्मूला का यूज़ पड़ेगा बार बार। फ्रीक्वेंसी बराबर ω/2π, इसीलिए यहाँ से देखो तो आप ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हो 2π इंटू क्या फ्रीक्वेंसी, क्या लिख सकते हो ओमेगा बराबर 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अगर फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ज हुआ, ये तो हो गया क्या VBI फार्मूला, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन सब सॉल्व करते समय अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज है तो ओमेगा का मान कितना होगा 2, तो ठीक है। क्या बोलते हैं पाई का मान होता है 3.14 इंटू ये हो गया 50, तो ये 50 दुना क्या 100 और गुना 3.14, तो सीधा क्या लिख सकते हो 314। यानी अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज है तो ओमेगा हो गया क्या 314, ठीक है। अच्छा, क्योंकि इधर भी हर्ज है तो इसको भी हर्ज जैसा ही नापा जा सकता है, चलता है ये, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकता है लोग इसको। तो ये 300 ओमेगा का मान 314 ध्यान में रखना। और ऐसा हम इसलिए ये एग्जांपल बता रहे हैं क्योंकि जो इंडिया है ना, इंडिया में हर जगह जो भी फ्रीक्वेंसी हम लोगों को घर में जो भी बिजली वगैरह सप्लाई होता है ना, तो उसमें जो कॉइल जब घूमता है ना, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ज। इंडिया में क्या कहते हैं, इंडिया में आप देखोगे नोटिस करोगे तो जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ज, ठीक है। और यहाँ पर जो वोल्टेज आता है ना, वो वोल्टेज आपको क्या कहते हैं आता है कितना, तो 220 वोल्ट, ठीक है। और क्या कहते हैं USA वगैरह में अगर बात करोगे तो वहाँ पर आपको क्या है फ्रीक्वेंसी है वहाँ का 60 हर्ज। हर बल्ब वगैरह पे देखोगे इंडिया में 50 हर्ज और ये 220 वोल्ट ऐसे करके लिखा रहता है, ठीक है। और एक चीज़ USA वगैरह में वहाँ पर वोल्टेज वगैरह जो घर में सप्लाई होता है, यहाँ इंडिया में घर में जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो 220 होता है,
एवरेज वोल्टेज जो है वो 220, और वहाँ यूएसए वगैरह में वहाँ पर जो है 110 वोल्ट ही सप्लाई होता है। ठीक है, तो बहुत सारे सवाल में कहते हैं, चूँकि इंडिया में है तो सवाल में फ्रीक्वेंसी का मान हर बार 50 दिया हुआ रहता है। तो जब भी फ्रीक्वेंसी 50 रहे तुम्हें तुरंत दिमाग लगा लेना ओमेगा कितना है, 314। ठीक है, तो ये खैर फार्मूला आपको ये याद रखना है, ओमेगा बराबर 2πf, फ्रीक्वेंसी बराबर ओमेगा बाय 2π, टाइम पीरियड बराबर 2π बाय क्या, ओमेगा। अब इस फार्मूला का यूज़ करते हुए हम लोग इस जगह और इस जगह पर डालेंगे फार्मूला में, क्या कहते हैं, इन दोनों फार्मूला में टाइम के जगह पे ये सब को पुट करेंगे, अभी हम दिखाते हैं। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, एक अच्छे से ग्राफ खींच लेते हैं। ठीक है, आप लोग लेकिन एक बात, छोटा सा चीज़ आपको जानकारी में होना चाहिए, एक एक्स्ट्रा नॉलेज ग्राफ खींचने के लिए भी एक्स्ट्रा क्या कहते हैं जानकारी होना चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए कि π/2 मतलब ये 90 डिग्री है ना, और 2π का मतलब कितना होता है, 180 डिग्री ना। अच्छा, उसके बाद नहीं, 2π का मतलब होता है 360 डिग्री, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, पाई बाय क्या बोलते हैं 4 का मतलब हो गया पाई, पाई बाय 4, पाई मतलब 180 समझो आप, पाई का मतलब क्या समझो, 180। तो अगर पाई का मतलब 180, अरे 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। ठीक है, तो पाई बाय 4 रेडियन बराबर कितना होगा, तो पाई बाय 4 यानी 180/4, यानी कि ये 90 डिग्री है। पाई बाय 4 नहीं, 90 डिग्री नहीं हुआ, ये तो हो गया 45 डिग्री। ठीक, और अगर लिखा हुआ है कितना, π/2, तो 90 बोल ही दिए। ठीक ही है, अगर ये लिखा हुआ है 3π/2 तब, तो π/2 हो गया 90, π/2 कितना होता है 90, और 90 गुना 3 9 × 27 270 डिग्री। ठीक है, तो अभी हम यूज़ करेंगे एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, इन चारों को एक बार यूज़ ज़रूर करेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको ये नहीं मालूम है अगर ये सब कि ये पाई, अरे ये सब कन्फ्यूजन तो नहीं ना है अभी भी आप लोगों के पास 7वें चैप्टर में होने के बावजूद भी, कि पाई का मान तो सर 3.14 होता है, यानी कि पाई का मान 22/7 होता है, तो पाई का मान 180 कैसे आप लिख दिए, यानी कि कब 180 कब क्या कहते हैं 3.14 लिखना। अगर ये सब कन्फ्यूजन है तो आप एक वीडियो देख लेना, हमारा यूट्यूब पर सर्च कर लेना, डिग्री टू रेडियन बाय एम एन वर्ड, या फिर रेडियन टू डिग्री बाय एम एन वर्ड लिख करके सर्च कर लेना आप। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब हम लोग क्या कहते हैं सब थोड़ा सा जानकारी हुआ, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब इसको लिखना है आपको। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, लिए स्क्रीनशॉट। चलो ठीक है, अब हम लोग जो है आगे बात करते हैं, ग्राफ खींचते हैं ज़रा सा। ठीक है, ईएमएफ और करंट का अलग अलग टाइम के साथ ग्राफ खींचते हैं, देखा जाए। अब देखा जाए हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, ग्राफ खींचने वाले हैं, किसके किसके बीच का, ईएमएफ और टाइम के बीच का। जो ईएमएफ और टाइम के बीच का ग्राफ आएगा, सेम टू सेम वही करंट और टाइम के बीच का भी ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, वो हम लोग कर देंगे बाद में, लेकिन पहले खींचते हैं इसको, बहुत सावधानी से देखना। ईएमएफ बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे ई नॉट मेरा कांस्टेंट है, साइन ये ओमेगा भी कांस्टेंट है, टाइम वेरिएबल है और ईएमएफ वेरिएबल है, टाइम बदलेगा तो ईएमएफ भी बदलेगा। तो चूंकि ईएमएफ मेरा ये साइन का ही फंक्शन हो गया ना, तो साइन वाला ही ग्राफ आएगा। ठीक है, मैथ वाले थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन बायो वाले हैं तो थोड़ा एकदम ब्रीफली हम आराम से चलते हैं। ठीक है, देखा जाए जरा सा, समझो आप एकदम प्रैक्टिकली। वो जो एसी जनरेटर था ना, ठीक है, उसी को इमेजिन करके ही सारा काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को कुछ डाटा कलेक्ट करना होगा यहाँ पर, तब जा करके यहाँ पर आराम से ग्राफ खींच देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो सबसे आखिरी टॉपिक हमारा जो ये एसी जनरेटर है, जिसको कि हम लोग अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ रहे हैं, तो उसका सबसे आखिरी में आप देखोगे तो ग्राफ भी खींचा हुआ है, फिगर भी बनाया गया, ऊपर में कॉइल वाइल सब है, सारा चीज़, वो सब भी आप समझ जाओगे क्या है नहीं है। देखो पहले कुछ डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर जाके ग्राफ खींचेंगे सब डाटा को मिला करके। ठीक है, तो सबसे पहले एक नंबर में देखो आप क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्या देख रहे हो आप कि शुरू में क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और कॉइल जो है मेरा वो भी किधर है, उसका एरिया वेक्टर भी किधर है, उधर ही है, यानी कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही दिशा में, तो थीटा बराबर क्या है अभी 0 डिग्री है ना, ऐसा है। और ये कब है, जब टाइम मेरा क्या है 0 है, जब टाइम 0 है तब ना। अच्छा ठीक है, उस समय देखो तो आप ईएमएफ की बात करें अगर, तो ईएमएफ बराबर ई नॉट साइन ओमेगा इंटू टाइम की जगह पे क्या है 0, तो ये हो गया क्या ई नॉट साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू होता है क्या 0, इसलिए ये टोटल टर्म खत्म हो गया, यानी कि ईएमएफ बराबर आया क्या 0 एट
टी बराबर 0। हमको ये समझ में आया कि जब टाइम 0 होगा तो ईएमएफ भी क्या होगा, 0 होगा। इतना तो समझे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और कुछ कुछ डाटा सबको कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर देखो आप बात करते हैं दूसरा पॉइंट, और क्या क्या डाटा कलेक्ट करते हैं। जब टाइम मेरा कितना हो जाए, एट टी बराबर मान लो हो जाए कितना, ये टाइम पीरियड क्या है, पहले टाइम पीरियड तो ये बता रहा है कि टाइम पीरियड क्या बता रहा है भाई, टाइम पीरियड बता रहा है कि पूरा एक चक्कर लगाने में, कॉइल को घूम करके एक चक्कर लगाने में जो टोटल टाइम लगा वो है कैपिटल टी, ठीक है। अच्छा चलो बढ़िया ढंग से समझो। इस कैपिटल टी को ना 4 टुकड़ा में बांटते हैं। पहले इतना दूर तक आने आया, तब फिर इतना दूर, फिर इतना दूर और इतना दूर, 4 टुकड़ा में बांटे। 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री और 90 डिग्री, 4 टुकड़ा में बांटते हैं और फिर बात करते हैं। यानी कि जब टाइम मेरा हो जा रहा था टाइम पीरियड का चौथाई, ये टाइम पीरियड का चौथाई हिस्सा कहने का मतलब टाइम पीरियड का एक हिस्सा यहाँ से यहाँ तक कर दिए तो 2 हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक 3 हिस्सा, और यहाँ से यहाँ तक टाइम पीरियड का चारों चौथाई मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, चारों हिस्सा मिल जाएगा तो पूरा एक टाइम पीरियड होगा। कहने का मतलब ये T/4 कहने का मतलब क्या हो गया कि T/4 और T/4 और T/4 और T/4 करके पूरा एक कंप्लीट साइकिल करना। बढ़िया ढंग से समझते हैं क्या हम लिख दिए T/4, समझाते हैं अच्छे तरीके से। देखो क्या कहने का मतलब है, अभी हम ऐसा सिचुएशन कर रहे हैं क्रिएट कि इसको ऐसे समझो अच्छे तरीके से। देखो मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है, ठीक है। अगले सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई, इस दिशा में, ठीक। और कॉइल जो है मेरा अब घूम चुका है, ठीक है। और कॉइल जो घूमा है तो घूम करके देखो एरिया वेक्टर आया है। इस क्रॉस का मतलब समझते हो, क्रॉस का मतलब होता है उधर, नहीं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जैसे था वैसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड है जैसे था वैसे है, और एरिया वेक्टर घूम करके इधर हो गया, तो एरिया वेक्टर अंदर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड तो उधर ही। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड जैसे था उधर ये बेचारा है, एरिया वेक्टर पहले, एरिया वेक्टर भी उधर, मैग्नेटिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी, एरिया वेक्टर भी, ये घूम गया। अब अगले केस में इधर आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड तो उधर ही है, एरिया वेक्टर इधर आ गया, तो एंगल कितना हो गया अब, इसके और इसके बीच का 90 डिग्री एंगल हो गया। अच्छा तो यहाँ पे थीटा मेरा क्या हो गया, थीटा मेरा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री का मतलब आप जानते हो क्या होता है, π/2 होता है। अच्छा ठीक है, थीटा का मेरा क्या मान हो गया, π/2। ये जो टाइम पीरियड है ये टोटल ओमेगा टी ये मेरा कितना हो गया है, π/2 हो गया है। चलो ऐसे स्थिति में हम लोग यहाँ पर अगर बात करें तो चूँकि ईएमएफ बराबर अभी कितना हो गया, ईएमएफ बराबर होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन है। अच्छा ई नॉट साइन, इस ओमेगा टी की जगह पे π/2 बोलो या फिर क्या 90 डिग्री बोलो, एक ही तो बात है, 90 डिग्री बोलो या π/2 बोलो एक ही बात है ना। अच्छा कोई बात नहीं, ई नॉट साइन 90 का मान होता है क्या 1, तो हो गया क्या ये ई नॉट, यानी ईएमएफ बराबर क्या होगा, ई नॉट, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू होगा उस समय ईएमएफ का। कब, जब इधर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो उस समय ईएमएफ मेरा कितना होगा, कितना होगा, ये मैक्सिमम के बराबर होगा। और ये जो समय है ना, ये 90 डिग्री कहने का मतलब, 90 डिग्री कहने का मतलब 90 डिग्री एंगल घूम गया, मतलब पूरा टाइम पीरियड, एक पूरा का पूरा टाइम पीरियड है टी, उस टाइम पीरियड का 4 टुकड़ा करो, T/4 टुकड़ा, T/4 टुकड़ा, T/4 टुकड़ा, T/4 टुकड़ा। नहीं, जैसे टाइम पीरियड है इसको 4 टुकड़ा में बांट सकते हैं ना, T/4 प्लस T/4 प्लस T/4 प्लस T/4। एक T/4 पिता 90 डिग्री घूमा तो टाइम पीरियड का चौथाई हिस्सा चला गया, यहाँ तक आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक में 2/4 हिस्सा चला गया, 1/4 और 1/4, 2/4। अच्छा ठीक है ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अभी नहीं करेंगे, नहीं तो आपके लिए थोड़ा सा ये कष्टदायक बच जाएगा। कोई बात नहीं, हम सिंपल तरीक़ा से कर सकते हैं। चलो ठीक है, अभी ये टाइम पीरियड का 1/4 हिस्सा चला जा चुका है, ठीक है। टाइम मेरा अभी टाइम पीरियड का कितना,
चौथाई हो गया है, टाइम पीरियड का कितना हो गया है, चौथाई हिस्सा चला गया है। ठीक है, अच्छा तब ना 90 डिग्री। अच्छा उसके बाद एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, चार हिस्सा है ना, तो टाइम पीरियड का एक चौथाई चला गया, यहाँ तक आ गया, तो दो चौथाई यानी कि कितना, टाइम पीरियड का आधा समय। यहाँ से चल करके यहाँ तक आने में टाइम पीरियड का आधा समय लगा होगा ना, ये सोच रहे हो आप, थोड़ा सा दिमाग ठंडा दिमाग से सोचना होगा आपको बढ़िया से। तीसरा सिचुएशन में क्या हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड आपको इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और कॉइल जो है इस बार क्या बोलते हैं, आपको कुछ कहानी ऐसा होगा, इधर एरिया वेक्टर इधर आ गया और मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, यानी कि इस बार थीटा बराबर 180 डिग्री। और टाइम कितना टाइम बीत गया भाई, पूरा जो टाइम पीरियड है एक चक्कर लगाने में टी टाइम लगता है, तो आधा चक्कर लगाया ना, इधर से घूम करके यहाँ तक आ गया, इधर से घूम के यहाँ तक आ गया, मतलब आधा चक्कर लगाया, यानी कि अभी जो टाइम बीत गया कितना, टोटल टाइम पीरियड का आधा समय बीता, टोटल टाइम पीरियड का कितना, आधा समय बीता। थोड़ा थोड़ा कोशिश करो। अच्छा ठीक है, यही समझने वाला फेर है। अच्छा उस वक्त क्या बोलते हैं, ईएमएफ का मान कितना होगा, चूँकि ईएमएफ बराबर होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ईएमएफ बराबर ई नॉट साइन टाइम पीरियड के जगह पे क्या बोलते हैं, चाहो तो यहाँ पे t/2 डाल सकते थे। खैर एंगल उस वक्त कितना हो गया होगा, 180 डिग्री। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड उधर है और एरिया वेक्टर मेरा किधर, इधर है, दोनों के बीच 180 डिग्री का एंगल। तो ईएमएफ बराबर ई नॉट इंटू साइन 180 का मान होता है क्या, 0, तो ईएमएफ मेरा कितना हो गया, 0। ठीक, अच्छा अब एक चीज़ देखा जाए, अब चौथा सिचुएशन देखो, अब क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड है ही, 4 बार इसको घुमाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। अच्छा अभी तो ये यही है, एक बार ऐसे घुमा, फिर एक बार इधर घुमा, फिर एक बार इधर, अब इधर घूम, ऐसे ही चलेगा। अब ये है, अब क्या करते हैं, इसको सामने कर लेते हैं, यानी कि कॉइल जो है वो घूम करके क्या हो गया, ऐसे करके ये सामने का मतलब अब एरिया वेक्टर इधर आ गया, यानी कि कितना एंगल घूमा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड से 100 पहले 90 बनाया, अब 180 टोटल बना लिया, फिर उसके बाद क्या किया 270, यहाँ से यहाँ तक 270, तो ये इधर आ गया ना। अच्छा ठीक है, इस बार थीटा बराबर कितना है 270। ठीक, और क्या बोलते हैं, तो ईएमएफ बराबर कितना होता है, चूँकि ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि जो एंगल है मेरा वो तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना हो गया है 270, और साइन 270 का मान पता है, साइन 270 का मान नहीं मालूम होगा, तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, साइन 90 प्लस क्या 180, और क्या बोलते हैं ए नॉट साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है, साइन 90 प्लस थीटा भी साइन 90 प्लस थीटा भी मेरा क्या कॉस थीटा ही होता है, इसलिए कॉस 180, और ये होता है -1, तो ई नॉट इंटू क्या -1 बराबर माइनस ई नॉट, तो ईएमएफ किसके बराबर हो गया। अच्छा ये देखो कैसे कैसे पेज है, ये पेज नंबर 1, ये पेज हो गया 2, ये पेज हो गया आपका 3 है, उसके बाद यहाँ से 4 यहाँ तक, ये आप ध्यान में रखना थोड़ा, ठीक है, ये चीज़ कन्फ्यूज़ मत करना। ठीक, तो ईएमएफ का मान पहले तो कितना था, ईएमएफ 0, फिर उसके बाद कितना हो गया, 0 के बाद ई नॉट, फिर उसके बाद क्या हो गया, फिर 0 हुआ, फिर उसके बाद क्या हो गया माइनस ई नॉट हो गया, अभी तो ईएमएफ 0, ई नॉट 0 माइनस ई नॉट, अब फिर वापस यहाँ आ जाएगा, तो वापस वही 0 था वही हो जाएगा, यानी कि अब बात करें अगर केस नंबर कौन सा है 5, अभी टाइम की बात करें तो टाइम कितना हो गया, तो देखो टाइम पीरियड का चौथाई हिस्सा यहाँ तक आ गया, तो टाइम पीरियड का 1/4 तो गया ही, और 1/4, तो टाइम पीरियड का 2/4 यानी कि कितना, टाइम पीरियड का आधा
ये मेरा हो गया कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक में। अब यहाँ तक आ गया तब कितना हो गया, T/4 T/4 और T/4 3T/4 ना। इसमें हो गया टाइम मेरा कितना 3T/4 टाइम हो गया। अच्छा यहाँ पर अगर बात करें फिर अगला सिचुएशन कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और वापस से कॉइल मेरा उसी सिचुएशन में आ चुका है। तो एरिया वेक्टर भी उधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी उधर है। इस बार थीटा बराबर 360 डिग्री। तो EMF बराबर चूँकि होता है E0 साइन ओमेगा टी, देयरफॉर EMF बराबर E0 साइन ओमेगा टी ही तो मेरा एंगल है ना थीटा, ये थीटा ही तो है ओमेगा टी। अच्छा थीटा कौन है भाई, ये ओमेगा टी को ही तो थीटा बोलते हैं ना। अच्छा तो ये इसकी जगह पे क्या 360, और 360 का मतलब होता है क्या, ये 0। तो इसलिए सारा टर्म ये कितना हो गया, E0 इंटू 0 बराबर क्या 0। EMF वापस से मेरा क्या हो गया 0। तो एक बार 0 था, फिर E0 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर क्या -E0, और फिर क्या वापस से 0 हो गया। इस समय टाइम कितना हो गया, तो टाइम भैया पूरा का पूरा टाइम पीरियड लग चुका है, टाइम पीरियड पूरा का पूरा लग चुका है। तो टाइम पीरियड को पहले तो 4 हिस्सा में बांटे। क्या किए, टाइम पीरियड का जो हिस्सा सब था वो क्या था, T/4 प्लस T/4 प्लस T/4 प्लस क्या T/4, 4 टुकड़ा में बांटे। तब ना यहाँ से यहाँ तक आया तो 90 डिग्री। अच्छा ठीक है ना, T/4 समय चला गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया तो एक T/4 और एक T/4, इन दोनों को मिला दिए तो टोटल समय कितना हो गया, ये T/4 तो T/2। अच्छा फिर उसके बाद जब यहाँ से T/4 और T/4, तीन वो T/4, इन तीनों को मिला दिए तो 3T/4, ये 270 डिग्री हो गया था ना एंगल। अच्छा फिर उसके बाद जब वापस T/4 तो 4 बार T/4 सबको जोड़े तो ये मेरा क्या कैपिटल T 360 डिग्री ना। तो ऐसे करके आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, फिर भी कन्फ्यूज़न वगैरह बच गया होगा तो आप बता देना, ठीक है। हम अलग से सब चीज़ को समझाने के लिए एक वीडियो बना देंगे और बना करके उसका लिंक जो है कमेंट सेक्शन में पिन अप कर देंगे, और अगर क्लियर है तब तो ठीक है। तो अब देखो ज़रा सा ग्राफ खींचते हैं आप, ठीक है। अब ग्राफ की बारी आई। तो ग्राफ अगर हमको खींचना है ना, तो जो इसका ग्राफ होगा EMF का, तो वही हमारा करंट का भी ग्राफ हो जाएगा। अभी इसमें और भी चीज़ बात करना है, थोड़ा सा फेज डिफरेंस, फेज कांस्टेंट के बारे में भी बताएंगे आपको। देखो तो जब टाइम 0 था, मेरा टाइम क्या था 0, ठीक है, तब EMF भी क्या था 0 था। तो यहीं पे से ग्राफ स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये इधर कॉइल घूम गया तो टाइम जैसे हो गया क्या है, अरे 4 टुकड़ा में है ना टाइम पीरियड, 1 2 3 4, तो टाइम पीरियड का चौथाई हिस्सा जैसे पार किया, ठीक है, तो चौथाई हिस्सा पार किया यानी कि 90 डिग्री हुआ, उस वक्त EMF मेरा कितना हो गया E0। और देखो साइन थीटा का ग्राफ मैथ वाले को पता है, साइन थीटा का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है ग्राफ, आप इन्वर्टर वगैरह में भी साइन वेव इन्वर्टर ये सब सुने होंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है ग्राफ ऐसा ही बनेगा, ठीक, स्ट्रेट लाइन वगैरह नहीं बनेगा। तो ये ऐसा हो गया। अच्छा उसके बाद यहाँ EMF कितना हो गया E0। फिर उसके बाद यहाँ पे जब है सिचुएशन, तो ये मेरा उस समय क्या होता है, थीटा मेरा कितना है 90 डिग्री है, टाइम कितना है T/4 है, 90 डिग्री थीटा यानी कि π/2 भी बोल सकते थे इसको, क्या है कि नहीं। अच्छा उसके बाद फिर क्या है कि तीसरा सिचुएशन में जब 180 डिग्री हो जाता है तो फिर EMF का मान घट करके क्या हो जाता है, कॉइल जब यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है तब EMF कितना हो जाता है, फिर से वापस घट करके 0 हो जाता है। पहले यहाँ तक पहुँचा, फिर आगे का पहला सिचुएशन में यहाँ तक पहले तो 0 ही था, फिर यहाँ तक हो गया इस सिचुएशन में E0, और फिर उसके बाद क्या हो गया वापस वो 0 पे आया। तो 0 पर जब आया उस वक्त क्या लेते हैं फिर से 0 पर जब आया तो एंगल कितना है मेरा, थीटा बराबर 180 यानी कि पाई, यानी कि टाइम पीरियड मेरा कितना है यहाँ पे T/2, आधा साइकिल पार कर गया यहाँ से यहाँ तक, आधा जर्नी हो गया इसका, टाइम पीरियड का आधा समय बीत गया। अब उसके बाद देखो यहाँ गलत जगह पे लिख दिए इसको हम, थोड़ा सा इसको बगल में यहाँ पे लिखना होगा,
ये हो गया थीटा बराबर क्या है 180 बराबर पाई, और टाइम मेरा हो गया t/2। अरे यार, अब फिर उसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या हो गया, यहाँ है ना। अब देखो तो फिर कहाँ EMF हो गया -E0 270 पे, तो -E0 का मतलब यहाँ पहुँच गया, यहाँ का मतलब यहाँ -E0। और ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के बारे में क्या बोलेंगे, ये सिचुएशन बताता है, यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं, तीर मार के यहाँ पे लिख दिए, थीटा बराबर 270 डिग्री, यानी कि 3π/2, तो π/2 होता है 90, 3π/2, π/2 होता है 90, 90 गुना 3 9 या 27 270। और टाइम पीरियड का कितना समय बीत गया, 3/4 ना, 3t/4। तो यहाँ पे अब उसके बाद फिर वापस से देखो तो टाइम पीरियड फिर EMF कितना हो गया, 0 हो गया, जब पूरा कंप्लीट हो गया साइकिल। तब देखो फिर से वापस से ये यहाँ गिरा, और इस वक्त मेरा थीटा बराबर 360 डिग्री यानी कि 2π, और टाइम मेरा कितना है भाई, टाइम पीरियड के बराबर। ये सिचुएशन में आ गया। और ये वाला सिचुएशन कहाँ है, यहाँ के लिए ये है ना। तो ग्राफ मेरा ऐसा खिंचाया, ठीक, सेम टू सेम। देयरफॉर फॉर करंट की भी बात करें अगर, तो उसका भी फार्मूला होता है I बराबर I0 sin ω/t। फार्मूला तो वही है, फंक्शन तो वही है, इक्वेशन तो वही है। तो ग्राफ भी मेरा क्या होगा, क्या कहते हैं, ग्राफ भी उसके लिए सेम ही हो जाएगा, ठीक है। I और टाइम के साथ ग्राफ मेरा फिर से सेम होगा, यहाँ I0 और यहाँ क्या -I0, सेम ग्राफ, उसका भी सेम ग्राफ इसका, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लिए स्क्रीनशॉट। चलो आगे बात करते हैं, अब हम लोग इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा सा बात करते हैं लास्ट जाते जाते, बस 2-4 मिनट। फेज क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, वो बस समझा देते हैं हल्का सा। अब बस जाते जाते बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे देते हैं, काम पड़ेगा इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा ही है मगर इंपॉर्टेंट है। देखा जाए क्या, जैसे कि हर बार हम लोग बात कर रहे थे क्या, कि नॉर्थ साउथ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, कॉइल इसमें रखा हुआ है, ठीक, और क्या बोलते हैं, एरिया फैक्टर भी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है। कब, t बराबर 0 पर थीटा बराबर क्या था, 0 डिग्री था, और इक्वेशन हमारा आया E बराबर E0 sin ω/t, ठीक है। अच्छा, t टाइम में t ओमेगा एंगल घूम जाता है ना, 1 सेकेंड में 1 ओमेगा, 2 सेकेंड में 2 ओमेगा, t टाइम में t ओमेगा। लेकिन अगर मान लिया जाए तब क्या होता, अगर जब टाइम 0 था उसी वक्त मान लिया जाए अगर क्या बोलते हैं 30 डिग्री का एंगल होता, तब अगर ऐसा होता कि एट t बराबर 0 थीटा बराबर पहले से होता है मेरा क्या 30 डिग्री, पहले से ही अगर कॉइल मेरा 30 डिग्री का एंगल बना रहा होता, मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर पहले से ही कितना 30 डिग्री का एंगल बना रहा होता, तो अब 1 सेकेंड बाद जो इसको एंगल घूमना होता, तो 1 सेकेंड में एंगल तो घूमता ही, एंगुलर स्पीड उसका, एंगुलर वेलोसिटी कितना ओमेगा है, तो हर 1 सेकेंड में ओमेगा एंगल घूमना है, 2 सेकेंड में 2 ओमेगा, टी टाइम में कितना टी ओमेगा, तो टी टाइम के बाद कितना एंगल वो घूमता, ओमेगा टी ही घूमता, लेकिन टोटल एंगल कितना हो जाता, पहले से 30 था ही, और टी टाइम के में वो कितना एंगल घूमा, और टी टाइम में कितना एंगल घूमा ओमेगा टी, तो 30 पहले से था और ओमेगा टी बाद में और घूम गया, तो यानी कि फिर जो टोटल एंगल होता, तो वो टोटल एंगल कितना हो जाता, थीटा जो फाइनल होता वो तो मेरा कितना होता 30 डिग्री से तो पहले ही से था ना, 30 डिग्री तो पहले से ही था, प्लस कितना और घूम गया ओमेगा टी ना। अच्छा, यानी कि ओमेगा टी या प्लस क्या 30 डिग्री, इतना टोटल एंगल हो जाता। तो फिर EMF का इक्वेशन क्या होता, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी या प्लस क्या 30, यही ना होता क्या, क्योंकि इनिशियली शुरू में ही 30 डिग्री पहले से ही घुमा हुआ ही था ना, तो अब जितना भी घूमेगा एक्स्ट्रा ओमेगा टी वो तो और एडअप हो जाएगा ना 30 में। तो ये जो 30 डिग्री है ना, इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट। ये फेज कांस्टेंट क्या हो गया, इनिशियल एंगल जब टाइम 0 हो रहा हो तब, और इसको फाई से डिनोट किया जाता है। तो EMF का जो जनरल इक्वेशन होता है
यानी कि जनरल इक्वेशन ऑफ EMF इज EMF का जनरल इक्वेशन E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये होता है जनरल इक्वेशन। जहाँ पर क्या आते हैं ये जो है फाई, वेयर क्या आते हैं फाई बराबर होता है क्या, फेज कांस्टेंट, बताते हैं इसके बारे में कांस्टेंट। और इसके बारे में एक बात और बोल सकते हैं, क्या चीज़ होता है ये, इट इज़ द इनिशियल एंगल बिटवीन क्या, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड एट t बराबर 0, टाइम 0। जब टाइम 0 हो तब शुरू में जो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का कॉइल है, मान लो जनरेटर बंद है, शुरू में इतनी एंगल है, अब स्टार्ट किए जनरेटर, तो अब यहाँ से ना एंगल घूमना स्टार्ट हुआ, इसीलिए। अच्छा, तो ये मेरा फेज कांस्टेंट, और ये टोटल जो होता है ना मेरा, इस टोटल को हम लोग बोलते हैं फेज। टोटल को क्या बोलते हैं, फेज। तो ये पूरा रहे तो फेज, और ये ओमेगा टी के बाद जो रहता है, यानी कि जब टाइम ज़ीरो हो तब जो एंगल रहेगा वो हमारा हो जाता है क्या, फेज कांस्टेंट। और फेज का डिफरेंस चाहे तो निकाल सकते हैं। मान लिया जाए दो एक इक्वेशन हो, एग्जांपल के लिए एक और चीज़ समझो, अगर मान लो EMF का इक्वेशन दिया हुआ है E नॉट साइन ओमेगा टी, और कहीं पर एक और क्या बोलते हैं कॉइल है, इसमें इसी में मान लिया जाए 2-3 ठो कॉइल लपेटा हुआ है। जैसे कि क्या है, जैसे आप ऐसा समझ सकते हो, कभी कभी देखते होगे आप, अरे इस फेज में वोल्टेज कम है, उस फेज में वोल्टेज ज़्यादा है। घर में भी सुनते होगे आप कि अरे इस वाले फेज में हम लोग लाइन ले लिए हैं, इस वाले फेज में तो कभी लाइन रहता है कभी नहीं रहता है, उस वाले फेज में चेंज कर देते हैं या फेज चेंज करके देखते हैं। तो ये फेज चेंज करना आखिर प्रैक्टिकल लाइफ में होता क्या है ना, वही हम बता रहे हैं। यही मतलब क्या होता है कि जैसे अगर यहाँ पर कॉइल है, ठीक है, तो कॉइल आखिर है तो ऐसे ही रोटेट करने की, किसी चीज़ के ऊपर तो टिका होगा कॉइल, किसी चीज़ के ऊपर तो लपेटे होंगे कॉइल, तब ना उसके बाद बाहर में फिर वायर खींच लिए। तो एक कॉइल ऐसे था लपेटा हुआ, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी उधर, एरिया वेक्टर भी उधर, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो फाई था मेरा 0। यानी कि शुरू में जो इनिशियल एंगल था, यानी कि ओमेगा टी यानी कि थीटा का मान शुरू में क्या था, 0 डिग्री था। एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड एक ही दिशा में, तो फाई भी मेरा क्या है 0। तो उसके हिसाब से इक्वेशन मेरा ऐसा बन गया। एक और कॉइल था उसी में लपेटा हुआ, वो कॉइल क्या था ना, वो कॉइल था क्या, कैसा लपेटा हुआ, ऐसे लपेटा हुआ था। तो ऐसे लपेटा हुआ है कॉइल, तो उसका तो एरिया वेक्टर तो नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड तो उधर ही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ एरिया वेक्टर तो उसका क्या है, नीचे है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड उधर और एरिया वेक्टर नीचे, तो एक ही रोटर है। ये रोटेटर कॉइल जो है, ये रोटेटर यानी कि घूमने वाला एक ही है, उसी में दो तरह से कॉइल लपेटा हुआ है। एक कॉइल लपेटा हुआ है कैसे भाई, ऐसे, जिसका कि एरिया वेक्टर उधर ही आ गया जिधर मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा हो गया 0 डिग्री ना। और क्या बोलते हैं, ठीक है, और फाई का मान क्या हो गया वहाँ पे, फाई तो हो गया इनिशियल एंगल ना, जब टाइम 0 होता वो मेरा क्या है 0। तो इक्वेशन तो मेरा सिंपल ऐसा रहेगा। लेकिन एक और कॉइल था जो कि ऐसे लपेटा हुआ था ना, तो जब ये कॉइल भी जब ये घूमेगा तो ये वाला भी घूम रहा है, उतनी ही मेहनत में ये वाला भी घूम गया। तो जब ये वाला कॉइल घूम रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड तो उधर है ही, और एरिया वेक्टर तो किधर है, नीचे ना। एरिया वेक्टर तो एक कॉइल जो ऐसे लपेटा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो एरिया वेक्टर नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड उधर। यानी कि शुरू में ही जब कॉइल था, जब टाइम 0 था, उसी वक्त ही मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री था शुरू में। अच्छा, एक कॉइल और था जो कि ऐसे लपेटा हुआ था, उसमें एरिया वेक्टर भी उधर ऐसे लपेटा हुआ था, जिसमें एरिया वेक्टर भी उधर मैग्नेटिक फील्ड भी उधर। टाइम 0 पे फाई 0 था। तो दूसरा वाला कॉइल के हिसाब से इक्वेशन मेरा E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस कितना 90, यही ना। इन दोनों में अगर पूछे कि फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस कितना है, तो आप क्या बोलोगे, फेज डिफरेंस दोनों में कितना का है, इसका फेज और इसका फेज में डिफरेंस है 90 डिग्री का। कितना का, 90 डिग्री बोलो या π/2 का बोलो। π/2 ज़्यादा समझ में आता है क्योंकि ये रेडियन में एंगल हुआ, यही है उसका ऐसा यूनिट है। तो ये इस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं। तो फेज डिफरेंस, फेज कांस्टेंट, इनिशियल एंगल, और ये थोड़ा बहुत एक ही में कॉइल में दो कॉइल लपेट दिए, क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड उधर ही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड उधर ही है। एक कॉइल ऐसे लपेटे
तो उसके हिसाब से एरिया वेक्टर उधर ही हो गया। एक कॉइल ऐसे लपेटे तो उसके हिसाब से एरिया वेक्टर नीचे हो गया शुरू में, और जब घूमेगा तो दोनों एक साथ ही घूमना स्टार्ट किया। मान लो उसी में एक और पैसा बचाने के लिए एक और कॉइल लपेट दिया तो तीन तीन फेज निकल गया वहाँ से, क्या है। तो ये इस तरीके से होता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से, लिया। चलो बस ये बहुत सारा बातचीत हो गया, हम लोग एसी जनरेटर के बारे में बात की। अब इसी से संबंधित थोड़ा सा और बात करेंगे कि आखिर जो एसी जनरेटर है जब चलता है तब एक साइकिल जब कंप्लीट करता है, यानी कि पूरा एक चक्कर लगा लेता है, तब कितना ईएमएफ जनरेट होता है औसतन। हम लोग एक चीज़ तो देखे हैं, नोटिस किए हैं कि बार बार ईएमएफ का वैल्यू तो बदलता है। क्या एक चीज़ नोटिस किए, क्या नोटिस किए हम लोग कि जो ईएमएफ का जो वैल्यू है वो बार बार क्या हो रहा है, बदल रहा है। कब बढ़ रहा है, घट रहा है, बार बार बदल रहा है टाइम के हिसाब से ना। और करंट जो है वो भी मेरा क्या हो रहा है, बार बार बदल रहा है, बार बार बदल रहा है। तो करंट और ईएमएफ का जो है जबकि बार बार बदलाव हो रहा है तो तुरंत 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 देखो कभी बढ़ गया है, घट रहा है, घट रहा है। तो हमको एक ना करंट का ना एक फिक्स वैल्यू का कुछ पता नहीं चल पा रहा है, कभी कुछ ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो क्या करते हैं ना, एक औसत करंट और एक औसत यानी कि एवरेज ईएमएफ वगैरह, उस पर हम लोग अपना फोकस करेंगे। ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट वगैरह काम का नहीं है, या इंस्टेंटेनियस ईएमएफ वगैरह मेरा काम का नहीं है। हमको एवरेज ईएमएफ या एवरेज करंट कितना होता है जब कॉइल पूरा एक चक्कर लगा लेता है, तो एवरेज ईएमएफ, औसत ईएमएफ कितना हुआ, या फिर आधा चक्कर लगाता है तब एवरेज ईएमएफ कितना हुआ, या करंट कितना हुआ दोनों स्थिति में। तो ये सब चीज़ पे हम लोग को चर्चा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ का मान तुरंत तुरंत बदल रहा है। जैसे आप यहाँ से किसी और जगह, जैसे पूर्णिया से कटिहार जा रहे हो, एक जगह है जहाँ 30 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो कभी आपका रफ्तार ज़्यादा कम, 20, 40, 50, 60 का रफ्तार, कभी रुक गए, ऐसे ऐसे अलग अलग रफ्तार है। तो कोई भी ये रफ्तार जानना नहीं चाहेगा, जानना ये चाहेगा कि हाँ भाई कितना डिस्टेंस तय किया और कितना टाइम लगा, तो डिस्टेंस बाय टाइम डिवाइड करो। हाँ भाई एवरेज स्पीड कितना का था, एवरेज स्पीड 60 का था उसका, चलो ठीक है 60 का एवरेज स्पीड। तो एवरेज पे ज़्यादा फोकस करेगा, क्योंकि बार बार उसका स्पीड चूँकि फ्लक्चुएट हो रहा है। तो क्या करते हैं हम लोग, एवरेज स्पीड पे बात कर लेते हैं ना, जैसे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी किए थे। खैर, तो उसी तरह से ईएमएफ का भी वैल्यू बार बार चेंज करता है, करंट का भी। इसलिए हम लोग ईएमएफ का एवरेज वैल्यू और करंट के एवरेज वैल्यू वगैरह पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, फिर उम्मीद करते हैं आपको ये सब थोड़ा बहुत हल्का हल्का समझ में आया होगा। एक बार आप बढ़िया ढंग से इसको अच्छे से नोट डाउन करना और खुद से बेहतरीन ढंग से समझ करके नोट्स बनाना, तो आपका अच्छा हो जाएगा ये। ठीक है, और नोट्स चाहिए इस चैप्टर का तो आप हमारे वेबसाइट www.physicsbyamunwar.com वहाँ पर भी विजिट कर सकते हो। कमेंट करो कैसा लगा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। बाय बाय।